वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 8 फरवरी है आज और दूसरा टेस्ट है आज की डेट का यूपी पीसीएस के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट इतने बड़े बड़े और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा नीचे दिए गए कूट की सहायता से। पहला है, पर्यावरण परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक जारी है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तब से आज तक इसकी भू आकृतियों तथा जैव विविधता में भारी परिवर्तन देखा गया है। पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित करने में ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, सूखा, तूफान, महामारी जैसी क्रियाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं और वर्तमान युग में पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल एवं सागर के पर्यावरण में सबसे अधिक परिवर्तन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ने से ही लग रहे हैं कि हमको करेक्ट हैं। ये दूसरा सही है, 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, करेक्ट है। ये भी तीसरा, चौथा, सारे के सारे करेक्ट हो गए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। तो पर्यावरण परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक जारी है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तब से लेकर आज तक जो है इसकी भू आकृतियों तथा जैव विविधता में भारी परिवर्तन देखा गया है। पृथ्वी के इस लंबे इतिहास में जो है पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन भौतिक शक्तियों के द्वारा होता रहा है, जिसमें ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, भूकंप है, सुनामी है, तूफान है, सागरीय बाढ़ है, सूखा है, ओलावृष्टि है, महामारी है। ये विशेष भूमिका है इनकी। वर्तमान में आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में फिर से आ गई है, ठीक है, बाढ़। परंतु वर्तमान युग में पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल एवं सागरीय के पर्यावरण में सबसे अधिक परिवर्तन मानव के द्वारा होता रहा है। सागरों के पर्यावरण में सबसे अधिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट है और कौन से मानव निर्मित क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा, वायुमंडल की ओजोन परत का ह्रास, मरुस्थलों के क्षेत्रफल का बढ़ना, मृदा अपरदन, जैव विविधता को हानि। कौन कौन से मानव निर्मित क्रियाकलापों के कारण है ये? देखिए, वैश्विक तापन तो है ही है, एसिड रेन भी हो ही रहा है, ठीक है, कारखानों के कारण। वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास भी हो रहा है, मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही हैं, मृदा अपरदन भी हो ही रहा है, जैव विविधता को हानि भी हो ही रही है। सब कुछ तो हो रहा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डी है इसका आंसर। तो मानव हस्तक्षेप और संसाधनों के अधिक उपयोग एवं दुरुपयोग के कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ अम्ल वर्षा, वायुमंडल की ओजोन परत का ह्रास, मरुस्थल के क्षेत्रफल का बढ़ना, मृदा अपरदन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे जैव विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हानि हो रही है और पारिस्थितिक तंत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को धरती पर आने तो देती हैं, परंतु ऊष्मा को वापस वायुमंडल में भेजने में बाधक होती हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें हैं और जैव विविधता के ह्रास के कारण अम्लीकरण की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। देखिए, यदि बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा, तो अम्लीकरण की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी ना, यानी अम्लीकरण बढ़ेगा, ठीक है। कठिन का तो मतलब ये हो रहा है कि नहीं बढ़ेगा। सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। मीथेन की वजह से स्टेटमेंट कट हो जाएगा, पहला वाला केवल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली ऊष्मा को धरती पर तो आने देती हैं, परंतु ऊष्मा को वापस वायुमंडल में भेजने में होती हैं वो बाधक, जिससे विकिरण की प्रक्रिया में जो है रुकावट आती है, जिसके कारण भूमंडल के तापमान में निरंतर जो है वृद्धि हो रही है। इस प्रकार पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विदित हो रहा है। जलवाष्प, वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। जैव विविधता के ह्रास के कारण अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन की प्रक्रिया सरल हो जाती है, कठिन नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कथन कारण वाला स्टेटमेंट है। कारण क्या बोलता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 के आसपास होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट व्याख्या भी करता है। ए है इसका आंसर। तो ये स्टेटमेंट है, पैसेज है पूरा। बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है और इस एक्सप्लेनेशन से कम 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए अम्ल वर्षण जो है उसकी शब्दावली को सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्रिटेन के रसायन वैज्ञानिक अंगद स्मिथ ने। कब? 1858 में। इनके अनुसार इस प्रकार की वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 के आसपास। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर एसिड रेन का निर्माण करते हैं जो पानी के साथ पृथ्वी पर गिरती है। ताप बिजली घरों में कोयले का इस्तेमाल, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है तथा बादलों में इन गैसों का मिश्रण जलवाष्प होता है। ऐसे बादलों से बनने वाली वर्षा पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है और भव्य इमारतों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती है। कुछ पौधे जैसे कि लाइकेन अम्ल वर्षा सूचक यानी एसिड रेन इंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। अम्ल वर्षा एक विश्वव्यापी समस्या का रूप धारण कर चुकी है। यूरोप में नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन आदि इस प्रकार की वर्षा से प्रभावित हैं। इस प्रकार की वर्षा के लिए बहुत हद तक ब्रिटेन के भारी उद्योग का जो औद्योगिकरण है वो जिम्मेदार उनको ठहराया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है बहुत पहले ही कि उसके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से यशा कारक जो है अम्ल वर्षा से निपटने या कम करने के उपाय हो सकते हैं? यदि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम कर दिया जाए, उद्योगों में अच्छे प्रकार के कोयले का इस्तेमाल करने के लिए फैक्ट्रियों और संस्थाओं को बाध्य कर दिया जाए, पर्यावरण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कर दिया जाए, कोयला, पेट्रोल इत्यादि के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जाए। स्वच्छ ऊर्जा कौन सी हो गई? जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। ठीक है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। बाकी ये पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना। अब नियम पालन करने तो आप अच्छे से अपनी स्टडी के नियम पालन कर दो, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो नियम कानून तो हर जगह आवश्यक हैं। फिलहाल ये सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 तो डी कहाँ से हो गया? ये सी आना चाहिए यहाँ पर, सभी है ना। तो देखिए, अम्ल वर्षा पर नियंत्रण पाने के लिए विकसित और विकासशील देशों के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कटौती कर दो, उद्योगों में अच्छे प्रकार के कोयले का इस्तेमाल करना, उनके लिए बाध्य कर दो उस चीज़ को। ठीक है, संस्थाओं को पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करो, कोयला, पेट्रोल, डीजल के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर बल देना और कोई बड़ा उद्योग लाने से पहले उससे होने वाले प्रभावों का मूल्यांकन पहले ही कर लेना। पब्लिक को पर्यावरण के बारे में सचेत करना। ये ऐसे वैसे में अगर आपने लिख दिया तो अच्छे नंबर मिलेंगे। एक प्रकार की क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन यानी O2 एक प्रकार की ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए, ओजोन एक प्रकार की ऑक्सीजन है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम और एक मॉलिक्यूल जो है वो मिला होता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत की पाई जाती है। क्या लिखा है ये? देखिए, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत की परत पाई जाती है। ठीक है, इसकी कुछ मात्रा क्षोभ मंडल में भी होती है। ये मंडल पता है ना आपको, सबसे नीचे क्षोभ, उसके ऊपर समताप, ठीक है, फिर मध्य मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, फिर अंत में बहिर्मंडल। देखिए, फिर भी स्मॉग पर ध्यान से सुनते रहेंगे, फिर भी स्मॉग पर सूर्य की किरणें पड़ने से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी ये प्राकृतिक रूप से भी बन रही है। ठीक है, और विशेष बात यह है कि वायुमंडल की निचली परत में अधिक समय तक नहीं रहती है क्योंकि यह दूसरी अन्य गैसों से मिलकर जो है अपना स्वरूप जो बदलती रहती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम है, फिर भी इसकी जो सघनता है 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
सबसे पहले ओजोन परत के ह्रास का पता 1970 में लगाया। प्रश्न पूछा थंबनेल पर, जब सुपरसोनिक वायुयान का आविष्कार किया गया था। ठीक है, सुपरसोनिक हवाई जहाज के फलस्वरूप ओजोन परत का तीव्र गति से ह्रास होता हुआ पाया गया। वास्तव में ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS होती है, गैस है एक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के अणु ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मुख्यतः फ्रिज और डिटर्जेंट आदि से निकलती है। यह गैस क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में प्रवेश कर जाती है और ओजोन को नष्ट करती है। इस प्रक्रिया में क्लोरीन का प्रत्येक एटम ओजोन के 10,000 कितने क्लोरीन का प्रत्येक एटम ओजोन के 10,000 अणुओं को नष्ट करता है। कितना खतरनाक है ये। एक अनुमान के अनुसार यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन को पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाए तब भी आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ओजोन का ह्रास होता रहेगा। बात करें आर्कटिक क्षेत्र की, तो आर्कटिक ओजोन क्षेत्र जो है, ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति जो है आर्कटिक महाद्वीप के वायुमंडल में देखने को मिल रही है। इस तथ्य की जानकारी वर्ष 1970 के सितंबर अक्टूबर के महीने में हुई थी और वर्ष 1996 के अगस्त तथा सितंबर के महीने में ओजोन के दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। वास्तव में 1996 में ओजोन क्षेत्र का आकार लगभग आर्कटिक महाद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विश्व के किन किन देशों में मरुस्थलीकरण की समस्या बहुत गंभीर है? डेजर्टिफिकेशन जॉर्डन में है, लेबनान में है, सोमालिया है, इथोपिया, सूडान, सभी हैं। तो 1 2 3 4 5 डी है इसका आंसर। तो देखिए, जॉर्डन, लेबनान, सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, चाड, माली, मरूतानिया तथा पश्चिमी सहारा इत्यादि देशों में मरुस्थलीकरण की समस्या जो है बहुत गंभीर है। अफ्रीका महाद्वीप के साहिल प्रदेश में प्रायः सूखा पड़ता रहता है। वर्ष 1990 के दशक में अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में विस्तृत रूप से भारी सूखा पड़ा था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। कृषि उत्पादन कम होने के कारण बहुत से लोग कुपोषण के शिकार हो गए थे। एक अनुमान के अनुसार विश्व में माली पहला देश होगा जिसमें पर्यावरण ह्रास के कारण लगभग पूरी जनसंख्या लुप्त हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को प्रभावित करते हैं? जल की मात्रा अगर ज़्यादा अधिक है, ठीक है, नदियों का दबाव तीव्र है तो बिल्कुल मिट्टी का कटाव होता है आसपास। वायु की शक्ति, मिट्टी का कटाव। वायु का प्रभावित क्षेत्र, भू आकृतियाँ, ढलान अधिक है तो मिट्टी का कटाव अधिक होगा। वायु से वृक्षों की रक्षा पेटी जितनी अधिक होगी उतनी कम मिट्टी कटेगी, कम होगी तो अधिक मिट्टी कटेगी, ठीक है, क्योंकि हवा नहीं रोक पाएंगे। वर्षा की अपर्दन क्षमता, ये तो सारे के सारे हैं, बिल्कुल मृदा अपर्दन को प्रभावित करते हैं कारक। तो प्रभावित करने का मतलब ये नहीं है कि बुरी तरह प्रभावित करेंगे, प्रभावित करना प्लस पॉइंट में भी प्रभावित हो सकता है और नेगेटिव में भी प्रभावित हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी हो गए। तो सभी कारक मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। भारत में मृदा अपरदन की समस्या हिमालय के पर्वत के आसपास के क्षेत्र, भारत के पहाड़ी क्षेत्र और थार का मरुस्थल, इन सभी में है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंसी घास के मैदान हो गए, मध्य मैक्सिको हो गया, उत्तर पूर्वी ब्राज़ील हो गया, उत्तरी अफ्रीका के देश जैसे कि मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को हो गए, साहेल क्षेत्र जो सोमालिया, इथोपिया, सूडान, चाड, नाइजर, मारूतानिया, पश्चिमी सहारा, बोत्सवाना, नामीबिया, मध्य पूर्व के देश और मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया है, चीन में ह्वांगो है, यांगटिकियांग बेसिन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो गया और आर्द्र मरुस्थलीय भाग सम्मिलित हैं, ठीक है। ये विश्व स्तर हो गया और ऊपर हो गया भारतीय स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से वनों को काटने के प्रतिकूल प्रभाव होंगे? यदि हम वन काटेंगे तो बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होगी होगी होगी। जैव विविधता में कमी आएगी, बिल्कुल है। मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी थोड़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन में कमी होगी। तो 2 3 4 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो वनों की निरंतर कटाई का पर्यावरण पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। वनों के काटने के प्रतिकूल प्रभाव निम्न हैं।
जैसे कि मृदा अपरदन हो गया, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि हो गई, मरुस्थलीकरण, जैविक विविधता में कमी, पदार्थ स्रोतों का सूखना, एल्बिडो की दर में परिवर्तन, बीमारियों का फैलना, प्राकृतिक सौंदर्य में कमी, जलवायु परिवर्तन या तापमान में वृद्धि और वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों जैसे कि फल, फूल, कंदमूल, औषधियाँ, ईंधन की लकड़ी, टिम्बर उत्पादन में कमी, जंगली जानवरों के आवास, हैबिटाट लॉस हो जाएगा, पक्षियों की संख्या तो कम होगी। ये सभी जो है प्रभाव होंगे वनों की कटाई के। ऐसे में डाल दिए पॉइंट तो अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? मृदा का संरक्षण, बिल्कुल फसल चक्र अपनाइए, समोच्च रेखीय जुताई कीजिए, झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अगर यही होता है झूम कृषि को बढ़ावा देना तो गलत हो जाता वो स्टेटमेंट। पशु चराई को रोकना, बढ़ावा दोगे तो कैसे होगा, गलत है। फोर्थ, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में जो पढ़ते ही लगते हैं कि हाँ करेक्ट होगा, लेकिन कुछ कुछ इनकरेक्ट भी होना पड़ता है उसमें। 1 2 3 सी। तो मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। फसल चक्र अपनाओ, समोच्च रेखीय जुताई, हरी खाद का प्रयोग करिए, पट्टीदार क्रियाओं में खेती करना, जैविक खाद का उपयोग करना, चबूतरेदार कृषि कीजिए, मिश्रित कृषि, फसलों की विविधता अपनाइए। ठीक है, एक ही फसल बार बार खेतों में उगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। मल्च अथवा खाली खेत को घास फूस से ढकना, वायु रोधक वृक्ष पेटियां लगाना और झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, इन लोगों को याद रखिएगा यूट्यूब पर। धन्यवाद।